हेलो स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस वीडियो में स्वागत है उन सभी 12th के स्टूडेंट्स का जो इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं और जो अकाउंटिंग से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप ही की हेल्प के लिए मैं आपके लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के वीडियोस लेके आ रहा हूं। आप इनसे अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं और आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 का है जो कि फंडामेंटल अकाउंटिंग के बारे में है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे आप लोग स्टडी करते हैं या जीवन में हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जैसे कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं या उसमें कोई भी किसी भी तरह की छोटी या बड़ी किसी भी तरह की अगर कोई ऑब्स्टिकल आती है या बाधा आती है तो आपको उनको सुलझाना चाहिए। कभी भी उनको बिना सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जितना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और उतना ही आप बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप कैपेबल हो सकेंगे। एक कहानी के थ्रू मैं एक बात कहना चाहता हूं आपकी इसी बात के ऊपर कि जैसे मैं कहूं कि एक राजा था। तो एक बार उसका मन हुआ कि वो क्या करे, वो पूरी दुनिया को ट्रैवल करे, वो पूरी दुनिया को घूमे। तो जब वो जाने को हुआ तो उसके पास उसका एक मंत्री आया और उससे बोला, महाराज, रास्ते में एक जंगल पड़ेगा, जंगल में जो है आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। आप उसको क्या कीजिएगा, वो आपको युद्ध के लिए जब चैलेंज करे, आपको जब लड़ने के लिए चैलेंज करे तो आप उसको भी लड़ने के लिए चैलेंज कीजिएगा और बिना उसको मर्डर किए, बिना उसको किल किए आप आके मत जाइएगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। राजा ने अपनी ट्रेवल शुरू की और रास्ते में वो जंगल भी आया। अब राजा जब जंगल पार करने लगा तो जैसा कि मंत्री ने कहा था, वो 2 फुट का आदमी उसके सामने आ गया। उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। राजा ने उसको लड़ाई में हरा दिया, लेकिन जब उसको मारने की बात आई तो राजा ने सोचा कि ये 2 फुट का आदमी मेरे लिए क्या नुकसान करेगा, चलो छोड़ो, उसको हटाओ। और वो राजा उसको जीवन दान देके उसको आगे बढ़ गया। फिर राजा आगे अपनी यात्रा में गया। फिर इसी तरीके से आगे जाके जंगल पड़ा। अब वही 2 फुट का आदमी जो राजा ने छोड़ा था, जिसको जिंदा छोड़ दिया था, अब वो 4 फुट का होके उसके सामने आ गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में फिर से लड़ाई हुई और इस बार भी वो आदमी हार गया। राजा ने उसको फिर से कहा कि अरे, ये तो 4 फुट का आदमी मुझसे क्या, मेरे लिए क्या नुकसान करेगा। राजा ने उसको फिर से क्या किया, उसको जिंदा छोड़ के चले गए। आगे बढ़े, अपनी ट्रैवल में वो आगे बढ़े। फिर जैसे ही राजा एक और जंगल में पहुंचे, अब वही जो आदमी जिसको उन्होंने 4 फुट का छोड़ा था, अब वो आदमी फिर बढ़ के 6 फुट का राजा के सामने आ गया। उसे राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने लड़ाई की। लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हुआ, तगड़ा युद्ध हुआ। अब राजा ने क्या किया, उस आदमी को हरा दिया, फिर से हरा दिया। लेकिन इस बार भी राजा ने क्या किया, उसको जीवन दान दे दिया, यानी कि उसको जिंदा छोड़ दिया। अब राजा आगे बढ़े। अब युद्ध में अपना ट्रैवल की ड्यूरेशन में वो फिर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े वो, तो फिर क्या हुआ, फिर उसी तरीके से एक और जंगल आया। अब जो आदमी जो 6 फुट का राजा ने छोड़ा था, अब राजा के सामने वो 8 फुट का बनकर आ गया। अब उसने राजा को लड़ाई के लिए चैलेंज किया तो राजा भी अब थोड़ा सा घबरा रहे थे, थोड़ा सा मन से डर रहे थे कि आदमी का अब काफी ताकतवर हो गया है। फिर क्या हुआ, राजा और उसके बीच में लड़ाई हुई। किसी तरीके से बहुत ज्यादा घमासान युद्ध हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। अब राजा का एक हाथ कट गया। इस लड़ाई में राजा ने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन फिर भी वीरता से लड़ते हुए राजा ने उस आदमी को हरा दिया। लेकिन इस बार राजा ने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा और उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। इस तरीके से राजा ने युद्ध तो जीत लिया, अपना ऑब्स्टिकल तो पार कर लिया, लेकिन क्या हुआ, अब उसमें क्या हुआ, उसने एक हाथ को अपने खो दिया। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजा, आप समझिए कि एक स्टूडेंट एक राजा है जिसके सामने ये दानव के रूप में, ये राक्षस के रूप में बहुत सारी उसके सामने ऑब्स्टिकल्स आती हैं। आपको इन ऑब्स्टिकल्स को तभी खत्म कर देना है जब वो छोटी होती है। अगर आप इन ऑब्स्टिकल्स को नहीं सॉल्व करेंगे तो ऑब्स्टिकल धीरे धीरे आपके सामने बड़ी होती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको ऑब्स्टिकल को सॉल्व करना हो, आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। एक बात मेरी समझ लीजिए, आप जितना छोटी ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करेंगे, जितनी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपको बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा। तो यहां पे इस कहानी का मॉरल यही है कि आप समस्या जब छोटी हो तो उसको तभी सॉल्व कर लीजिए, उस समस्या को बड़ी होने ही मत दीजिए। यही बात हमारे सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होती है कि आप छोटी छोटी चीजों को पढ़िए। अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ देते हैं सोच के कि यार इससे क्या होगा, तो ये आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है। एक छोटे से छोटा क्वेश्चन भी, एक छोटे से छोटा आंसर भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि एक लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले आपको छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना ध्यान
लगाना है, अपने आप कंसंट्रेट करना है और उसके बाद आपको बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। निश्चित रूप से अगर आप छोटी प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली सॉल्व कर लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपसे सॉल्व होने लगेंगी, क्योंकि जहां पे आपका फंडामेंटल आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर है वो तो आपकी छोटी प्रॉब्लम से सॉल्व कराती है। इसलिए ध्यान दीजिए, छोटी समस्याओं की ओर ध्यान दीजिए कि वो बड़ी होने ना पाए। चलिए आज इसी एम को लेते हुए हम अपनी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज जो आपका टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। जो कि मेरे फंडामेंटल अकाउंटिंग पार्ट 2 का टॉपिक है, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड होती क्या है स्टूडेंट्स? हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है, यानी कि पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से ज्यादा पर्संस के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब एक बात समझ लीजिए, एग्रीमेंट जो है वो रिटन में भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कतई इस बात के लिए नहीं कह सकता है कि एग्रीमेंट रिटन में ही होना चाहिए, लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटन में होगा तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट, हम सभी जानते हैं पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप जो रिजल्ट है एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है अमंग द पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट कैन बी रिटन, एग्रीमेंट जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है और एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है, यानी कतई ये बॉन्डेज आपके ऊपर नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन में ही होना चाहिए, एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है। When agreement is in writing, जब आप एग्रीमेंट को राइटिंग में, यहां पे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जब आपका एग्रीमेंट आप राइटिंग में कर लेते हैं, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, तो हम उसको क्या कहेंगे? तब हम उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे। यानी कि जो एग्रीमेंट है वो जब उसमें रिटर्न सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं, जब उसको रिटर्न कर लिया जाता है, रिटर्न फॉर्म में जब वो एग्रीमेंट हो जाता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब यहां पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा अप्लाई होता है इंडिया में? मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में 1932, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टनर्स, यानी कि वो एग्रीमेंट है दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में डिटरमाइनिंग देयर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, जो क्या करता है, जो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है, ज्यादा बेहतर तरीके से उसको डिफाइन करता है। यहां पे डीड की थोड़ी सी डिफिनेशन और आगे है, लेकिन इतने में हमारा काम चलता है, तो मैंने डिफिनेशन को यहीं तक लिखा है, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप की डिफिनेशन है। अब आमतौर पे एक बात समझ लीजिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, क्या कहता है? नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर्स, पार्टनरशिप डीड में सभी मैटर्स होते हैं अफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर्स के रिलेशन को अफेक्ट करती है अमंग देमसेल्व्स, उनके बीच में जो भी रिलेशंस होते हैं। हाउएवर इफ देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए किसी बात के ऊपर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है ऑन सर्टेन मैटर्स, किसी बात के ऊपर कोई एक्सप्रेस बात नहीं कही गई, कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं है, द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 से अप्लाई, तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर प्रोविजन अप्लाई होंगे 1932 के। मान लीजिए जैसे क्या है कि अगर आपने डीड में कोई बात नहीं कही है, कोई बात कहने लिखने से छूट गई है डीड में, तो फिर आपके ऊपर क्या होगा? तो फिर आपके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट अप्लाई होंगे। तो ये हमारा पार्टनरशिप डीड है। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, और अगर डीड नहीं हो तो क्या क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं। ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे थे, इसका इंपॉर्टेंस भी देखते हैं कि फर्म के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल। एक बात आप सभी लोग समझ लीजिए कि पार्टनरशिप डीड जो है वो डिजायरेबल है, यानी कि हर फर्म के लिए जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड को वो बनाए, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट हो, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो फर्म की इच्छा के ऊपर है कि पार्टनरशिप डीड बनाए या ना बनाए। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कहने का मतलब ये बाउंड नहीं है किसी फर्म के ऊपर कि इसको बनाया ही जाए, यानी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगला पॉइंट है बट इट हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंस, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस आपको मिलते हैं, फर्म को कुछ इसके एडवांटेज भी मिलते हैं। अब वो एडवांटेज क्या क्या है? पहला एडवांटेज है इसका, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप डीड में हर पार्टनर के राइट्स को, उसकी लायबिलिटीज वगैरह को बिल्कुल क्लियरली उसमें मेंशन कर दिया जाता है, जिससे कभी भी कोई भी किसी तरह का झगड़ा पैदा ना हो। दूसरा क्या है? इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स,
यानी कि पार्टनर्स में किसी की तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसको भी क्या होता है, इसको भी पार्टनरशिप डीड क्या करता है, अवॉइड करता है, क्योंकि एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो अगर कोई भी किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में होती है तो रिटर्न डॉक्यूमेंट होने के कारण आप इसको एज एन एविडेंस उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है एनी डिस्प्यूट, किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा हो अमंग्स द पार्टनर्स के बीच में मे बी सेटल्ड इजीली, वो आसानी से सेटल्ड हो सकता है। फिर से वही बात है, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है इसलिए किसी भी तरह का झगड़ा जो आराम से निपट सकता है। पार्टनर्स के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। अब यहां पे क्या है, मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है, स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है तो रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में, यानी पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल होंगे। स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमारे आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हर पार्टनर्स के बीच में क्या रहेगा, इक्वल इक्वल प्रॉफिट बांटा जाएगा, चाहे उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस में पार्ट ले रहे हो या नया ले रहे हो, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या ना हो, सबके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी तरह की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा। सैलरी टू द पार्टनर, किसी भी पार्टनर को किसी भी एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई भी सैलरी कोई भी रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है, कोई एडवांस देता है कोई पार्टनर फर्म को, तो उसको उस लोन के ऊपर क्या मिलेगा, 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ये 6% को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। तो याद रखिए कि अगर कोई पार्टनर जो है फर्म को कुछ लोन या एडवांस देता है तो उसके लोन के ऊपर कितना, 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। इसको बिल्कुल तैयार रखिएगा, यह भी आपके काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर डीड में कुछ मेंशन है तब तो उसी रेट से लगेगा, अगर डीड में कुछ नहीं है या डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा, 6% की रेट से लगाया जाएगा। इसको लर्न कर लीजिएगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये तभी होगा जब सारे पार्टनर क्या करेंगे, उसमें अपनी कॉन्सेंट देंगे, यानी अपनी सहमति देंगे। अगर सारे पार्टनर अपनी कॉन्सेंट नहीं देते हैं तो नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर जो है कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो फर्म के कंपटीशन में है, तो उस पार्टनर को उस फर्म का प्रॉफिट अदर पार्टनर के संग बांटना होगा। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर फर्म की कोई एसेट का यूज करता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी का यूज करता है और उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसको वो प्रॉफिट भी क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये सब रूल्स अप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो। उम्मीद है आप लोग पार्टनरशिप डीड को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और डीड ना हो तो कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल होंगे ये भी आप चीज समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आपका स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ाया। अब उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं और समझते हैं कि आपको पार्टनरशिप डीड समझ में आया कि नहीं आया। हमारा क्वेश्चन है, मदन एंड सदन दो लोग हैं और पार्टनर्स इन ए फर्म, वो एक फर्म में पार्टनर है। स्टेट वेदर क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। अब यहां पे कुछ क्लेम्स दिए गए, क्लेम ए, क्लेम बी, क्लेम सी, क्लेम डी। अब ये जो क्लेम किए गए हैं ये वैलिड है कि नहीं है इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइलेंट है, यानी कि वो इस बारे में कोई बात नहीं कह रहा है, या कह लीजिए कि पार्टनरशिप डीड यहां पे नहीं बना हुआ है, वो साइलेंट है। इन द फॉलोइंग मैटर्स, नीचे जो मैटर्स दिए गए, पहला मैटर यह है, मदन एन एक्टिव पार्टनर, मदन एक एक्टिव पार्टनर है, वांट्स ए सैलरी ऑफ ₹10,000। वो चाहता है कि उसे 10,000 रुपए की सैलरी मिले, क्योंकि मदन एक एक्टिव पार्टनर है, वो काम कर रहा है, सदन के मुकाबले फर्म में वो ज्यादा काम कर रहा है एक्टिव पार्टनर होने के कारण, तो उसको 10,000 रुपए की सैलरी चाहिए एक्स्ट्रा। क्या उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है साइलेंट है, तो यहां पे उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, यानी कि यहां पे आंसर होगा नो, किसी तरह की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले कि पार्टनरशिप जब डीड नहीं होगी तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर। अब सेकंड है, सदन हैड एडवांस लोन, सदन ने फर्म को लोन दिया है टू द फर्म एंड ही क्लेम्स, और वो क्लेम करता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, उसको इंटरेस्ट और लोन चाहिए 10% पर एनम।
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन एडवांस दिया है तो उस पर क्या होगा, उस पर 10% नहीं होगा, उसका जो क्लेम हो 6% पर एनम का माना जाएगा। तो यहां पे 10% नहीं मान के उसके क्लेम को 6% पर एनम माना जाएगा, यानी कि उसका एक क्लेम गलत है और यहां पे 10% की जगह क्या होना चाहिए, 6% पर एनम होना चाहिए। थर्ड क्लेम देखते हैं। मदन हैज कंट्रीब्यूटेड ₹20,000। मदन ने 20,000 कंट्रीब्यूट किए हैं और सदन ने 50,000 कंट्रीब्यूट किए हैं अपनी कैपिटल के रूप में, यानी कि मदन ने 20,000 रुपए कैपिटल लगाई है और सदन ने 50,000 की कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। मदन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। मदन चाहता है कि प्रॉफिट का बराबर बराबर बंटवारा हो, तो क्या उसका एक क्लेम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस बारे में साइलेंट है तो सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इक्वल बटेगा, तो हाँ उसका ये क्लेम माना जाएगा। तो यस, यहां पे क्या होगा, यस उसका एक क्लेम सही है और प्रॉफिट्स को इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। अब तीसरा है, सॉरी चौथा कमेंट है हमारा, सदन वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सदन ये चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिएगा यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जा रही है कि जो पार्टनर्स उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिले, वो 6% पर एनम मिले। तो ये बताइए कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस बारे में साइलेंट है, तो क्या उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं, ना तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ना ही फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा। तो यहां पे भी आंसर क्या होगा, नो होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस केस स्टडी को सॉल्व किया अपने पार्टनरशिप। चलिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड एक और केस स्टडी को हम देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, यानी कि दो पार्टनर जिनके नाम ए और बी हैं इन ए फर्म। पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट, ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप डीड वहां पे नहीं है। देयर आर सम इश्यूज इन देयर फर्म, अब उनकी फर्म में कुछ इश्यूज उठ गए हैं, यानी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स उठ गए हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, अब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी कि आप एक जासूस हैं, आप बताइए टू रिजॉल्व दिस इशू, इन इश्यूज को उनके सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है पहला केस। हमारा पहला केस है, बी हैज एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹10,000 टू द फर्म, यानी कि बी ने क्या किया है, बी ने फर्म को 10,000 रुपए का लोन दिया है एंड डिमांडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और वो कह रहा है कि उसको लोन पे 12% का इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन ए जो है वो रेडी है टू चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। ए कह रहा है कि वो क्या करेगा, वो उसके दिए गए लोन के ऊपर केवल 6% की रेट से इंटरेस्ट देने को तैयार है। तो बताइए कौन सही है, ए या बी? यस स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर पार्टनरशिप डीड इस बारे में साइलेंट है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस बारे में साइलेंट है, तो क्या होगा, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो जो रेट होगा वो 6% पर एनम की रेट से ही रहेगा। यानी कि यहां पे कौन ठीक है, यहां पे ए जो है वो राइट है और बी जो लोन दे रहा है फर्म को उसके ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। करेक्ट। अब चलिए दूसरा केस देखते हैं। ए इज एन एक्टिव पार्टनर, ए जो है भाई हमारा ये जो है वो एक्टिव पार्टनर है, सो ही इज डिमांडिंग रेम्यूनरेशन। अब वो कह रहा है कि उसको सैलरी चाहिए, उसको रेम्यूनरेशन चाहिए फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए, बट बी रिफ्यूजिंग, लेकिन बी कह रहा है वो किसी तरह की सैलरी नहीं देगा, वो किसी तरह का पेमेंट उसको नहीं करेगा। अब बताइए ये सही है या बी सही है? स्टूडेंट्स, अगर एग्रीमेंट इस बारे में साइलेंट है, डीड इस बारे में कुछ नहीं कहता है, तो सीधी सी बात है कि ए चाहे कितना भी वर्क करे, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क किया जाए, किसी भी तरह की सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि यहां पे ए को कुछ भी नहीं मिलेगा, बी अपनी जगह पे करेक्ट है, यानी यहां पे क्या है, बी इज करेक्ट। ठीक है ना, बी को हम क्या लिखते हैं, बी इज करेक्ट। अब थर्ड केस देखते हैं स्टूडेंट्स। बी वांट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बट ए इज रिफ्यूजिंग। अब यहां पे बी ये कह रहा है कि वो चाहता है कि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको 10% की रेट से, यानी कि उसने जो बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है उसको 10% की रेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट चाहिए। तो ए जो है इस बात के लिए मना कर रहा है। अब बताइए कौन करेक्ट है, ए करेक्ट है या बी करेक्ट है? अब बी अपनी कैपिटल के ऊपर 10% की रेट से इंटरेस्ट चाहता है, लेकिन यहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, तो सीधी सी बात है क्या है, किसी भी तरह का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यानी कि यहां पे ए जो है वो करेक्ट है और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये करेक्ट है यहां पे। चौथा लास्ट केस देखते हैं, हमारा फोर्थ केस है।
ए वांट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए चाहता है कि उसने जो ड्राइंग्स किया है उसके ऊपर 12% की रेट से चार्ज हो, बट बी इज रिफ्यूजिंग। लेकिन बी जो है वो मना कर रहा है। बी कह रहा है नहीं, ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कौन करेक्ट है? जैसे स्टूडेंट्स, ना तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है या एग्रीमेंट साइलेंट है तो ड्राइंग्स के ऊपर भी किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यानी यहां पे कौन है? यहां पे बी जो है वो करेक्ट है। बी करेक्ट है और ड्राइंग्स के ऊपर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पूरा पढ़ाया, आपको सिखाया। उम्मीद है आपको पार्टनरशिप डीड पढ़ के मजा आया होगा। अब अगले वाले वीडियो में हम अपने अगले पीएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जल्द ही फिर से मिलेंगे और जल्दी मेरे बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के भी वीडियो आने वाले हैं। आप लोग वेट कीजिए, उनसे तैयारी करते रहिए। आप बोर्ड के अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।